Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए पॉलिटी की जो आप लोगों की 5th चैप्टर तक है वो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ 7th क्लास के। ठीक है, 7th क्लास के 5th चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज की क्लास में देखिए हम लोग 3 चैप्टर एक साथ करेंगे, 6th, 7th और 8th। और ये जो क्लास है आप लोगों की 7th क्लास, ये भी आप लोगों की आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 6th, 7th और 8th चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे। ज़्यादा थ्योरी इन चैप्टर्स में नहीं थी, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। जैसे कि दादन व्यवस्था क्या होती है, जनसंचार माध्यम मीडिया क्या होती है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यही चीज़ें आप लोगों को आज की क्लास में यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो 7th क्लास आज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग 8th क्लास स्टार्ट कर देंगे। 8th क्लास में देखिए मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संविधान हम लोग बात करें संविधान की, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये चैप्टर जो है हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर करेंगे। तो आज जो है वो आप लोगों की 7th क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। तीनों चैप्टर्स हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोगों के चल रहे हैं, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को जो यहाँ पर कराई जा रही हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास से। तो देखिए 6th चैप्टर यहाँ पर है जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जनसंचार या फिर मास मीडिया। मास मीडिया या फिर जनसंचार क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं इन सब को संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है मीडिया का अर्थ है माध्यम। देखिए मीडिया का अर्थ क्या है, माध्यम। और ये माध्यम हम लोगों को किस चीज़ से मिलता है, तो देखिए टीवी की अगर हम लोग बात करें, रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, अखबार की, ये संचार माध्यमों के ही रूप हैं जिनके द्वारा हम लोगों को देश विदेश की चीज़ें जो है वो सुनने को मिलती हैं। ठीक है, जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है संचार माध्यम और तकनीक। संचार माध्यम और तकनीक क्या है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक निरंतर बदल रही है। तकनीक और मशीनों को बदलकर आधुनिकता बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है संचार माध्यम और धन। तो देखिए संचार माध्यम और धन यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अधिक खर्चीली होती हैं, जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो। अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। इसके अलावा देखिए जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम निरंतर धन अर्जित करते हैं, इसका एक तरीका विज्ञापन है, जिससे धन जो जनसंचार माध्यम है उनको धन की पूर्ति होती है। क्योंकि देखिए विज्ञापन के थ्रू जो यहाँ पर विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखाई जाती हैं, दी जाती हैं, उसके द्वारा भी जो जनसंचार माध्यम है वो क्या करते हैं, लगातार धन की आपूर्ति करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है संचार माध्यम और लोकतंत्र। देखिए संचार माध्यम और लोकतंत्र क्या है, तो देखिए लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। यदि लोग चाहें तो समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है ये हम लोगों को संचार माध्यम के थ्रू ही पता चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। इसीलिए देखिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम सही जानकारी, संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्ट किसको कहा जाता है, तो देखिए संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो किसी विषय पर
हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो वो कही जाती है, देखिए आप लोगों की संतुलित रिपोर्ट। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। ठीक है, तो वो होते हैं आपके स्वतंत्र संचार माध्यम। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इनके मुख्य 2 कारण तो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है देखिए सरकार का उन पर नियंत्रण। जो संचार माध्यम है देखिए वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला जो कारण हो जाता है वो हो जाता है सरकार का उन पर नियंत्रण। सरकार का नियंत्रण होता है तो इसलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो संतुलित रिपोर्ट नहीं दे पाती। अब देखिए बात करें यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की गई है सेंसरशिप। सेंसरशिप किसको कहा जाता है? तो देखिए जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या फिर गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। देखिए कोई भी न्यूज़ ऐसी जो दिखाने लायक नहीं है, फिल्म का कोई भी ऐसा दृश्य जो क्या हो, जो दिखाने लायक ना हो, ठीक है, जो जन समुदाय को प्रभावित करती हो, वहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रतिबंधित कर देते हैं। इसी चीज़ को सेंसरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है मसौदा तैयार किया जाना। तो देखिए मसौदा तय किया जाना, कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचार, भावनाओं और कार्य को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसूदा या फिर एजेंडा तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, जैसे कि पीने योग्य जल, वह ज़रूरी समस्या, परंतु इसके बजाय वह खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जनसंचार माध्यम भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते हैं। जिन मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए उन मुद्दों पर वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ें आपने देखा होगा मीडिया पर चलती रहती है। कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को बहुत टाइम तक खींचा जाता है, चाहे वो यूज़फुल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये जनसंचार माध्यम की क्या है मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने आपको लोगों यहाँ पर बता दी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर, ये जो जनसंचार माध्यम वाला चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अध्याय देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारे आसपास के बाजार। तो देखिए हमारे आसपास में कौन कौन से बाजार हैं जो पाए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आता है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या होता है? तो देखिए जो बाजार, देखिए साप्ताहिक बाजार से यहाँ समझ रहे हो सप्ताह में एक बार लगता है। ठीक है, साप्ताहिक बाजार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाजार सप्ताह में केवल एक निश्चित दिन ही लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने तक उन्हें समेट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगले दिन में अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसी हज़ारों बाजार लगती हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। ठीक है, तो देखिए साप्ताहिक बाजार जो होते हैं ये सप्ताह में केवल एक ही दिन लगते हैं। एरिया डिवाइड होते हैं कि मान लीजिए एक जगह पर आप लोगों का मंडे में लग रहा है, एक जगह आपका ट्यूसडे में लग रहा है। तो ये क्या होते हैं, एरिया आप लोगों के डिवाइड होते हैं, लेकिन सप्ताह में केवल एक बार ही ये बाजार जो हैं वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर साप्ताहिक बाजार के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो साप्ताहिक बाजार के लाभ देख लेते हैं। तो देखिए पहला लाभ यहाँ पर क्या है, साप्ताहिक बाजार में बहुत सारी वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है। सेकंड है साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा ये भी है कि सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, किराने का सामान से लेकर बर्तन तक सभी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फ़ायदे हैं ये किस चीज़ के, साप्ताहिक बाजार के फ़ायदे हैं। अब देखिए साप्ताहिक बाजार के अलावा जो कुछ दुकानें हैं जो हमारे मोहल्लों में भी मिलती हैं। ठीक है, हमारे मोहल्ले में भी दुकानें होती हैं। तो देखिए जो हमारे मोहल्ले में दुकानें होते हैं उनके क्या लाभ होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इस प्रकार की दुकानें स्थायी होती हैं तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए दूध की डेयरी की दुकान जहाँ से हम डेली कुछ ना कुछ परचेज़ कर सकते हैं। तेल मसाले की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मोहल्ले की दुकान के पास, सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं जो स्थायी दुकानें होती हैं, जिससे कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं। तो देखिए ये दुकानें ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ से हम किसी भी वक्त जो है वो सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, इन दुकानों से हम आसानी से उधार भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम एक दुकान पर जाते हैं या फिर जो हमारे मोहल्ले में दुकानें होती हैं कुछ जानकारी में होती हैं। ठीक है, तो जानकार लोग हम लोगों को क्या देते हैं, जब हम डेली वहाँ से सामान खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे, तो वो हम लोगों को उधारी पर भी सामान दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए आपने देखा होगा
अब देखिए 2 बाज़ार हो गए, एक मोहल्ले का बाज़ार हो गया, एक साप्ताहिक बाज़ार हो गया, तीसरे आते हैं देखिए शॉपिंग मॉल्स। आपने देखा होगा ज़्यादातर आजकल लोग जो हैं वो शॉपिंग मॉल से ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन कुछ शॉपिंग मॉल जो होते हैं देखिए वो अफोर्डेबल नहीं होते, ठीक है, जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है वो वहाँ से सामान नहीं परचेज़ कर पाते हैं। तो देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग मॉल्स के नाम से जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान और ब्रांडेड उत्पाद मिलते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रांडेड मॉल भी होते हैं, आजकल नॉर्मल मॉल भी ओपन हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मल भी होते हैं, वहाँ से भी आप लोग चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांडेड ही मॉल हैं, ठीक है, हर तरीके के मॉल जो है वो आजकल उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बाजार की श्रृंखला। बाजार की श्रृंखला में देखिए बाजार की श्रृंखला के वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो देखिए व्यापारी किनको कहते हैं, तो बाजार की वह श्रृंखला जिसमें वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं व्यापारी, ठीक है। अब देखिए व्यापारी में भी पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और उन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को भेजता है उसको खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी कहा जाता है। देखिए अंतिम श्रृंखला है, जो ये व्यापारी की श्रृंखला है उसका अंतिम व्यापारी होता है जो उपभोक्ता को सामान देता है, उसको हम कहते हैं खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बाजार और समानता। बाजार और समानता में देखिए जिस प्रकार से एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वहीं दूसरी ओर मॉल का व्यापारी अधिक लाभ अर्जित करता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबसे सस्ती वस्तुएं और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही चीज़ें परचेज करता है। यह हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के बाजार से सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर थी वो मैंने आप लोगों को करा दी है। अब देखिए यहाँ पर जो 8th चैप्टर है यहाँ पर आप लोगों को दादन व्यवस्था देखने को मिलेगी, बाजार में एक कमीज़, ठीक है। तो ये चैप्टर और देख लेते हैं, लास्ट चैप्टर है आप लोगों का ये। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है की घटना बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि, ठीक है। छोटे किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थानीय बाजार और व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इरोड़ का कपड़ा बाजार। देखिए इरोड़ का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। यहाँ पर देखिए बाज़ारों की बात की गई है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। इस बाज़ार में आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बेचा जाता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। इस बाज़ार में बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करके यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस चीज़ का, ये आपका था इरोड़। इरोड़ का कपड़ा बाजार जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दादन व्यवस्था, क्योंकि देखिए दादन व्यवस्था से आप लोगों का मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, दादन व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो दादन व्यवस्था देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कपड़ा तैयार करने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। तो देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जितना भी कपड़ा तैयार करने का ऑर्डर मिलता है उसके आधार पर ये क्या होता है कि जो काम होता है वो व्यापारी बुनकरों के बीच बांट दिया जाता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। देखिए ये पॉइंट आप लोगों से हर बार पूछा गया है, दादन व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए दादन व्यवस्था में क्या होता है, जो बुनकर हैं वो क्या करते हैं, उनको सूत मिलता है, मतलब कच्चा माल मिलता है और वो तैयार करके देते हैं, ठीक है। तो देखिए सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा वापस लेते हैं।
इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। तो देखिए ये लाभ कौन कौन से हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, देखिए यहाँ पर कि बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इनको जो कच्चा माल है वो दिया जाता है। ठीक है, कच्चा माल दिया जाता है और तैयार माल इनसे लिया जाता है। सेकंड पॉइंट हो जाता है कि साथ ही तैयार माल को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, क्योंकि इनको पता होता है कि जिसने हमें कच्चा माल दिया है वही हमसे तैयार माल लेगा। ठीक है, तो जो दादन व्यवस्था है, दादन व्यवस्था में पहले से ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि हमें कच्चा माल मिलेगा और उसको हमको तैयार करके देना है। ठीक है, यही व्यवस्था क्या कहलाती है, यही व्यवस्था कहलाती है दादन व्यवस्था। तो देखिए बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को ही दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बनाई की यह व्यवस्था प्रचलित है। तो देखिए दादन व्यवस्था आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हो गई किस चीज़ से रिलेटेड, दादन व्यवस्था से रिलेटेड। दादन व्यवस्था क्या हो गई कि जहाँ पर कच्चा माल देते हैं और तैयार माल वापस लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो देखिए बाज़ार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है, तो देखिए बाज़ार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ दी गई है, बाज़ार और समानता। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम स्तर पर रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। ठीक है, ये तो देखो होता ही है, क्योंकि देखिए जो इंसान काम करता है उसको उस चीज़ की कीमत कम मिलती है, जबकि वो चीज़ जो दूसरे व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा मुनाफे के साथ बेच देते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर दी गई है, इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान एवं इरोड के बुनकर ने अधिक मेहनत की, परंतु उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। तो देखिए ऊपर जो बात की गई है छोटे किसान से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि जितनी मेहनत वो लोग करते हैं अपने काम में, लेकिन उस चीज़ का उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बाज़ार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं कमाता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें होती हैं कि बाज़ार में समानता कभी नहीं होती है, कोई इंसान जो है वो ज़्यादा कमा रहा है, कोई इंसान जो है वो कम कमा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर ये चीज़ दी गई थी। ठीक है, तो देखिए बाज़ार में समानता भी आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई है। तो देखिए चैप्टर जो था वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर जो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आप लोगों की दादन व्यवस्था। ठीक है, दादन व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो 7th क्लास आप लोगों की पॉलिटी की है वो आज मैंने आप लोगों की कंप्लीट करा दी है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है देखिए वो साथ साथ लगाते रहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को कराई जा रही हैं विद कंप्लीट थ्योरी। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया है उसको थ्योरी के साथ मैं आप लोगों को करा रही हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।